न्यूटन का गुरुत्व, न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व, न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व, मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फैराडे का प्रेरण, फैराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम, और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं आप सभी का सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन भौतिक विज्ञान की क्लास में शुरू करते हैं अध्याय 11, विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी। और जो 21-22 में बोर्ड की परीक्षा देंगे उनके लिए ये चैप्टर होगा अध्याय 15, संचार व्यवस्था। क्लियर? इस चैप्टर में अपन आज शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक, मैक्सवेल की समीकरणें। मैक्सवेल की समीकरणें, मैक्सवेल की समीकरणें। तो एक वैज्ञानिक हुए मैक्सवेल, उन्होंने फिजिक्स के 4 महत्वपूर्ण नियम, गाउस स्थिर विद्युत के लिए गाउस का नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम और चुंबकत्व के लिए एम्पियर के परिपथ नियम, इन चारों नियमों को अवकलन और समाकलन के पदों में व्यवस्थित कर 4 समीकरणें प्राप्त की। कितनी समीकरणें? 4 समीकरणें प्राप्त की, जिनको अपन कहते हैं मैक्सवेल की समीकरणें। तो क्या क्या? मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के 4 महत्वपूर्ण नियमों को समाकलन और अवकलन के पदों में व्यवस्थित कर 4 समीकरणें प्राप्त की, जिन्हें अपन मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो मैक्सवेल की कितनी समीकरणें थी? 16 में गब्बर पूछता है कालिया कितने आदमी थे। मैं पूछता हूं मैक्सवेल की कितनी समीकरणें हैं? मैक्सवेल की कितनी समीकरणें हैं? 4 समीकरणें। तो उन चारों समीकरणों को अपन यहाँ पे डेराइव करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे और उन समीकरणों को देखते हैं मैक्सवेल ने कैसे उन समीकरणों को प्राप्त किया। तो चलते हैं, अपन निकालते हैं मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसके लिए मैक्सवेल ने किसको टारगेट किया? स्थिर विद्युत की के लिए गाउस का नियम, स्थिर विद्युत की के लिए गाउस का नियम। इसको अपन डिटेल में जाएंगे। शॉर्ट में मैं इसकी लैंग्वेज आपको समझा देता हूं, अच्छे से समझ लीजिए। गाउस कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में अगर अपन कोई बंद पृष्ठ लेते हैं तो उस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा वो उस बंद पृष्ठ में आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। फर्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में अपन पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिख देते हैं, जिसको मैक्सवेल ने यूज किया था। I बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। I बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q आवेशों का बीजगणितीय योग, एप्सिलॉन नॉट अपसाइलन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात में कोई पदार्थ अपने अंदर कितने आवेश को धारण कर सकता है, वो निर्वात की विद्युतशीलता। मान होता है इसका 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आएगी? समझ में बोली हाँ। तो इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1।
अब देखो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला और होता है ना, विद्युत फ्लक्स को गणितीय रूप में अपन जब लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है d phi e बराबर समीर E सदिश डॉट dA सदिश। d phi e का विद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत सतह रेखाओं की संख्या को तो कहेंगे विद्युत फ्लक्स, और चुंबकीय सतह रेखाओं की संख्या को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स phi e। तो छोटे से अनुपात के लिए हम बात करते हैं d phi e इक्वल टू होता है E सदिश डॉट dA सदिश। अब देखो छोटे से भाग का मान आ गया, और फिजिक्स में अगर पूरे भाग का मान निकालना होता है तो अपने पास एक ही तरीका होता है, उसका समाकलन कीजिए। क्या कीजिए, समाकलन, इंटीग्रेशन। तो करते हैं अपन इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में भी यहाँ पे मैं लीनियर इंटीग्रेशन करता हूँ, रेखीय समाकलन करता हूँ। तो समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ होगा समाकलन। कोई भी प्रक्रिया अपन अप्लाई करते हैं समीकरण में तो दोनों तरफ होता है। इधर भी मैंने समाकलन का चिन्ह लगा दिया, इधर भी समाकलन चिन्ह लगा दिया। ये जो तीर का निशान होता है, एरो होता है, ये रेखीय समाकलन को प्रदर्शित करता है ना। आप जो भागों को जोड़ रहे हो, तो छोटा सा भाग लिया और पूरे भाग का मान निकाल दो, ऐसे वैसे सारे छोटे भागों को जोड़ेंगे। तो अगर अपन क्रम से जोड़ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वो कहलाता है लीनियर इंटीग्रेशन, रेखीय समाकलन है, वही समाकलन। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब मेरे को बताओ, देखो dx का समाकलन क्या होता है, x, dt का समाकलन क्या होगा, t। तो d phi e का समाकलन क्या होगा, phi e। क्या होगा, phi e। इसका समाकलन कर देते हैं अपन, phi e बराबर, तो d phi e का इंटीग्रेशन हो गया phi e। इसका इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, इसको एज इट इज देते हैं, इंटीग्रेशन e सदिश डॉट dA सदिश, और ये मिल गया अपने को समीकरण नंबर 2। क्या मिल गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में भी phi e, समीकरण 2 में भी phi e, समीकरण 1 में phi e, समीकरण 2 में phi e। ये phi e का मान इसमें रख दें, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, जब यहाँ पे अपन समीकरण 2 से वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन E सदिश डॉट dA सदिश बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन E सदिश डॉट dA सदिश बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहलाएगी मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। समझ में आया तो बोलिए हाँ, बोलो हाँ, यस। इंटीग्रेशन E सदिश डॉट dA सदिश बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैक्सवेल को ये जैसे ही समीकरण मिली, उसने एक गाना गाया, इससे रिलेटेड गाना सुनाता हूं। देखो, सोचता हूं कि वो कितने मासूम है, सोचता हूं कि वो कितने मासूम है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो वो कितना सा मासूम सा फॉर्मूला था गॉस के नियम है, phi e बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उससे क्या दिया देखते देखते, इंटीग्रेशन E सदिश डॉट dA सदिश बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों चीजें अपने को याद करनी चाहिए। तो ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण समझ में आई, यस यस, समझ में गया। चले दूसरे समीकरण पे, दूसरे समीकरण पे तो शुरू करते हैं मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए मैक्सवेल ने किसको टारगेट किया, चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम को। गाउस ने विद्युत क्षेत्र के लिए भी दिया और चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी दिया।
चुंबक तत्व के लिए गाउस का नियम, इसकी स्टेटमेंट सुन लेते हैं अपन। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। गाउस कहता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में अपन कोई बंद पृष्ठ लेते हैं तो उससे निर्गत कुल फ्लक्स जो होगा वो हमेशा शून्य होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। बंद पृष्ठ के चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। फाई फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के लिए बी प्रदर्शित करते हैं। फाई बी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट इसमें? याद हो जाएगा। अब आते हैं अपन इसके अंदर वही फ्लक्स निकालने का गणितीय फॉर्मूला, डी फाई बी बराबर बी सदिश डॉट डी ए सदिश। कोई फॉर्मूला है, चुंबकीय क्षेत्र आते ही चुंबकीय क्षेत्र आते हैं। अब छोटे से भाग का अपने पास आई आ रखा है, पूरे भाग का निकालना है। दोनों तरफ का अपन क्या कर देते हैं, रेखीय समाकलन कर देते हैं। डी फाई बी बराबर इंटीग्रेशन बी सदिश डॉट डी ए सदिश। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या होगा बोलो? डी फाई का समाकलन फाई बी हो जाएगा, डी एक्स का समाकलन एक्स, डी फाई बी का समाकलन फाई बी, इधर वाली चीज एज इट इज बी सदिश डॉट डी ए सदिश। ये फाई बी का मान, ये भी फाई बी का मान, ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से इंटीग्रेशन बी सदिश डॉट डी ए सदिश बराबर 0। यहाँ था फाई बी बराबर 0, यहाँ क्या मिल गया, इंटीग्रेशन बी सदिश डॉट डी ए सदिश बराबर 0। ये कहलाती है मैक्सवेल की दूसरी समीकरण। क्या कहलाती है? मैक्सवेल की दूसरी समीकरण। कोई प्रॉब्लम इसमें? याद रह जाएगा है, इंटीग्रेशन बी सदिश डॉट डी ए सदिश बराबर 0। तो मेरे साथ गाना गाओ। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो देखते देखते देखो फाई बी बराबर 0 क्या बढ़ गया, इंटीग्रेशन बी सदिश डॉट डी ए सदिश बराबर 0। ये थी मैक्सवेल की दूसरी समीकरण। समझ में आया तो बोलो हाँ। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपन मैक्सवेल की तीसरी समीकरण पर, थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन के लिए मैक्सवेल ने किसको टारगेट किया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है? नहीं तो आगे अपनी क्लास में जब टॉपिक आएगा तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन। फैराडे कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जब घटना होती है तो उसमें कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, उस कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। क्या कहता है फॉर्मूला में देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के बराबर होता है, माइनस के बराबर होता है। E बराबर विद्युत वाहक बल को अपन इस तरह के इससे रिप्रेजेंट करते हैं, E बराबर माइनस डी फाई बी बटा dt। कैपिटल E विद्युत क्षेत्र होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए मैक्सवेल ने क्या किया, एक बेसिक फॉर्मूला होता है फिजिक्स का, V = ED। ये विभवांतर विद्युत क्षेत्र और दूरी, विभवांतर विद्युत क्षेत्र और दूरी में संबंध है। तो दूरी को अगर अपन अल्पांश के रूप में लेते हैं dl के रूप में, ये ले लेता हूं मैं E सदिश डॉट dl सदिश रूप में भी लिख देते हैं। तो विभवांतर और विद्युत वाहक दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है ना? सेल के संदर्भ में अपन लेते हैं, जब प्लस सेल होता है परिपथ में जुड़ा नहीं होता है, उस समय दोनों टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल होता है। और तो विभवांतर को अपन विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, dl अल्पांश में दिया है तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, अल्पांश होगा। अपन लिखते हैं d बराबर E सदिश डॉट dl सदिश। अब छोटे से भाग का मान आ गया, पूरे भाग का मान निकालना है तो समाकलन कर देते हैं। उससे पहले इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं।
इंटीग्रेशन डी बराबर इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डीएल सदिश, dx का समाकलन x तो d का समाकलन e, इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डीएल सदिश। क्या मिल गया? समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से e की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो रखो इसमें इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डीएल सदिश बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन dt। ये कहलाती है मैक्सवेल की तीसरी समीकरण। इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डीएल सदिश बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन dt। समझ में आया? तो बोलिए हाँ। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं चौथी और लास्ट समीकरण, मैक्सवेल की चौथी समीकरण। और इसके लिए मैक्सवेल ने काम किया था चुंबकत्व के लिए एम्पियर का परिपथ नियम। एम्पियर कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन बी सदिश डॉट डीएल सदिश। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ में उपस्थित धाराओं के बीच गणितीय योग और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। म्यू नॉट चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता के योग गुणनफल के बराबर होता है। इंटीग्रेशन बी सदिश डॉट डीएल सदिश बराबर म्यू नॉट समेशन आई। ये एम्पियर का परिपथ नियम कहलाता है। अब समेशन आई के लिए मैक्सवेल ने कहा समेशन आई जो होती है वो आईसी प्लस आईडी के बराबर होती है। आईसी परिचालन धारा, बहने वाली धारा। जब धारा बहती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उस फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से एक और धारा उत्पन्न होती है जिसको विस्थापन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन धारा, आईडी। तो किसी भी परिपथ में आपको दो तरह की धाराओं का योग मिलेगा, आईसी प्लस आईडी। तो धाराओं का योग क्या हो गया? आईसी प्लस आईडी। यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन डी सदिश डॉट डीएल सदिश बराबर म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। इस घर में दो व्यक्ति है और इनसे मिलने ये मेहमान आए, तो मेहमान दोनों से हाथ मिलाएगा, तो मिलाते हैं मेहमान को दोनों से। क्या बन गया? इंटीग्रेशन। आप ये फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, इस तरह से भी याद रख सकते हो। बी सदिश डॉट डीएल सदिश बराबर म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट आईडी। इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो। अब आईडी का एक फॉर्मूला होता है, विस्थापन धारा का एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन dt। विस्थापन धारा का क्या फॉर्मूला होता है? आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन dt। रख दो इसकी जगह मान इंटीग्रेशन बी सदिश डीएल बराबर म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन dt। ये मैक्सवेल की कहलाती है चौथी समीकरण। क्या कहलाती है? मैक्सवेल की चौथी समीकरण। बी सदिश डॉट इंटीग्रेशन बी सदिश डॉट डीएल सदिश बराबर म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन dt। क्लियर? तो चारों समीकरण समझ आ गई। फर्स्ट में अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डीए सदिश बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड इक्वेशन इंटीग्रेशन डी सदिश डॉट डीए सदिश बराबर 0। थर्ड इक्वेशन इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डीएल सदिश बराबर
माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी एंड लास्ट इंटीग्रेशन बी सदिश डॉट डीएल सदिश बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन डी टी। तो ये चारों समीकरण समझ में आई? कोई समस्या? अच्छा टॉपिक है, अच्छे से याद कीजिए। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और इसके साथ ही मेरे इस चैनल गोविंद गोयल एक्ससिटी जोधपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी फिजिक्स की पढ़ाई, केमिस्ट्री की पढ़ाई अच्छे से कर पाए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।